नमस्कार दोस्तों चंपावत की नरबख्शी बाघिन की कहानी के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए सर जिम कॉर्बेट के शब्दों में आगे की इस कहानी को जानते हैं। आगे सर जिम कॉर्बेट लिखते हैं, अगर मैं नदी से लेकर खड़ी पहाड़ी तक की पूरी लंबाई में पर्याप्त लोगों को इकट्ठा कर सकता हूं और उन्हें बाघिन को उकसाने के लिए कह सकता हूं, तो फिर बाघिन के पीछे हटने का सबसे स्वाभाविक रास्ता सकरी घाटी से ही होकर होगा। और बेशक ये एक बहुत ही कठिन क्षेत्र था, क्योंकि उत्तर की ओर की खड़ी पहाड़ी जिस पर मैंने बाघिन को छोड़ा था घने जंगलों से भरी हुई थी और लगभग 3/4 मील लंबा और आधा मील चौड़ा ये क्षेत्र था। हालांकि मैं बीटर्स को भी अपने दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कह सकता था, तो भी मैं उस बाघिन को गोली मार सकता था। तहसीलदार गांव में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उन्हें स्थिति बताई और कहा कि वे तुरंत कदम उठाएं और जितने आदमी जुटा सकें इकट्ठा करें और अगली सुबह 10 बजे उस पेड़ के पास मुझसे मिलें जहां लड़की को मारा गया था। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने का वादा करते हुए वे चंपावत चले गए, जबकि मैं पहाड़ी पर चढ़कर बंगले पर पहुंच गया। मैं अगली सुबह जल्दी उठ गया और भोजन करने के बाद मैंने अपने आदमियों से कहा कि वे अपना सामान बांध लें और चंपावत में मेरा इंतज़ार करें, और उस ज़मीन पर एक बार नज़र डालने चला गया जहाँ पर कि मैं उस बाघिन का शिकार करने वाला था। मैंने जो योजना बनाई थी उसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं मिला और तय समय से 1 घंटे पहले मैं उस जगह पर पहुँच गया जहाँ मैंने तहसीलदार से मिलने के लिए कहा था। और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि आदमखोर का डर ग्रामीण इलाकों में गहराई तक समा चुका था और लोगों को उनके घरों से बाहर निकालने के लिए हल्के फुल्के अनुनय विनय से ज़्यादा की ज़रूरत थी। और 10 बजे तहसीलदार और एक आदमी आया और उसके बाद आदमी 2-2, 3-3 और 10-10 करके आए और दोपहर तक लगभग 298 लोग इकट्ठा हो गए। तहसीलदार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे सभी गैर लाइसेंसी बंदूकों के प्रति आंखें मूंद लेंगे और जहां भी आवश्यकता होगी वहां गोला बारूद उपलब्ध कराएंगे तथा उस दिन जो भी हथियार चलाए जाएंगे उनसे एक संग्रहालय बनाया जाएगा। और जब लोग इकट्ठे हो गए तो और उन्हें वो आवश्यक गोला बारूद मिल गया तो मैं उन्हें पहाड़ी की चोटी पर ले गया जहां लड़की की स्कर्ट पड़ी हुई थी और विपरीत पहाड़ी पर एक देवदार के पेड़ की ओर इशारा करते हुए जिस पर कि बिजली गिर चुकी थी और जिसकी छाल उखड़ गई थी, मैंने उन लोगों से कहा कि वे रिज के साथ एक लाइन में खड़े हो जाएं और जब वे मुझे देवदार के पेड़ के नीचे से रूमाल लहराते हुए देखें तो उनमें से जो लोग हथियारबंद हैं वे अपनी बंदूकें फायर करें, जबकि बाकी लोग ढोल पीटें, चिल्लाएं और पत्थर लुढ़काएं। और जब तक मैं वापस आकर उस बाघिन को उधर खदेड़ कर न ले आऊं तब तक किसी को भी रिज छोड़ने की अनुमति नहीं है। जब मुझे आश्वस्त किया गया कि सभी उपस्थित लोगों ने मेरे निर्देश सुन लिए हैं और अच्छे से समझ लिए हैं, तो मैं तहसीलदार के साथ चल पड़ा, जिसने मुझसे कहा कि वह मेरे साथ उन बीटरों की तुलना में अधिक सुरक्षित रहेगा जिनकी बंदूकें शायद फट सकती हैं और कई लोग हताहत हो सकते हैं। एक बड़ा चक्कर लगाते हुए मैंने घाटी के ऊपरी छोर को पार किया और विपरीत पहाड़ी पर चढ़ा और नीचे की ओर चीड़ के पेड़ पर पहुंच गया। यहाँ से पहाड़ी नीचे की ओर जाती थी और तहसीलदार, जिसने चमड़े के पतले जूते पहने हुए थे, उसने कहा कि उसके लिए आगे जाना असंभव है क्योंकि उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और अपने छालों को आराम देने के लिए वह अपने फुटवियर को उतार रहा था। इसी बीच में पहाड़ी पर मौजूद लोगों ने यह सोच लिया कि मैं पहले से ही तय संकेत को देना भूल गया हूं और रूमाल हिलाना भूल गया हूं। उन्होंने अपनी बंदूकें तान दी और ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और मैं अभी भी घाटी से जहां के बाघिन थी 100 से 50 गज की दूरी पर था और इस दूरी को तय करने में मैंने एक बार भी अपनी गर्दन नहीं घुमाई। और इसका कारण यह था कि मैं पहाड़ियों पर पला बड़ा था, इसलिए मेरे पैर बिल्कुल बकरी की तरह ही पक्के थे। और जब मैं पहाड़ी से नीचे भाग रहा था तो मैंने देखा कि घाटी के मुहाने के पास हरी घास का एक टुकड़ा था और चूंकि मेरे पास बेहतर जगह की तलाश करने का समय नहीं था, इसलिए मैं घास में बैठ गया और मेरी पीठ उस पहाड़ी की ओर थी जिससे मैं अभी अभी नीचे आया था। घास लगभग 2 फीट ऊंची थी और मेरे आधे शरीर को छिपा रही थी और अगर मैं पूरी तरह से स्थिर रहता तो मेरे न दिखने की पूरी संभावना थी। मेरे सामने वह पहाड़ी थी जहाँ पर के ड्रम पीटे जा रहे थे और वह घाटी जिसके लिए मुझे उम्मीद थी
कि बाघिन उधर से आ सकती है, और इस बीच में रिज पर कोहराम मच गया। बंदूकों की बौछार, ढोल की बेतहाशा आवाज़ें और सैकड़ों लोगों की चीखें और शोर जब अपने चरम पर था, तब मैंने बाघिन को अपने दाहिने सामने 2 खड्डों के बीच एक घास की ढलान से उछलते हुए देखा, और वह लगभग 300 गज दूर थी। वह अभी कुछ दूर ही गई थी कि तहसीलदार ने चीड़ के नीचे से अपनी स्थिति से अपनी छोटी बंदूक की दोनों बैरलें निकाल दी। गोलियों की आवाज़ सुनते ही बाघिन घूम गई और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई, और जब वह घने आवरण में गायब हो गई तो मैंने अपनी राइफ़ल उठाई और उसके पीछे हताशा में एक गोली चला दी। एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज़ सुनकर रिज पर मौजूद लोगों ने स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि बाघिन मारी गई है, और उन्होंने खुशी में अपनी सारी बंदूकें खाली कर दीं और चिल्लाने लगे। और मैं अपनी सांसें रोककर उन चीखों को सुन रहा था जो बाघिन के रिज पर आने की सूचना देती, जब वह अचानक मेरे बाएं मोर्चे की ओर छिप गई और नदी की धारा को एक छलांग में पार करते हुए सीधे घाटी की ओर चली गई। और मैंने राइफ़ल से इस ऊंचाई पर बहुत ऊंची गोली चलाई, और जब बाघिन एकदम रुक गई तो मुझे लगा कि गोली उसकी पीठ के ऊपर से निकल गई है। वास्तव में मैंने उसे गोली तो ठीक तरीके से मारी थी, लेकिन थोड़ा पीछे से। अपना सिर नीचे करते हुए वह मेरी ओर मुड़ी, और 30 गज से भी कम दूरी से मैंने उसे एक गोली और मारी, और वह दूसरी गोली से डर गई, लेकिन अपने कान सपाट करके और दांत दिखाते हुए अपनी जगह पर खड़ी रही, जबकि मैं राइफ़ल को कंधे पर रखकर यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि जब वह हमला करेगी तो मेरे पास क्या करना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि मेरी राइफ़ल खाली थी और मेरे पास और कारतूस नहीं थे। मैं अपने साथ केवल 3 कारतूस लाया था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे 2 से अधिक शॉट फायर करने का मौका मिलेगा, और तीसरा कारतूस आपातकालीन स्थिति के लिए था। सौभाग्य से उस घायल जानवर ने बहुत ही बेवजह हमला न करने का फैसला किया, और वह बहुत धीरे से मुड़ी और दाहिने तरफ नाले को पार किया, कुछ गिरे हुए पत्थरों पर चढ़ी और एक जगह रुक गई। संकरी चट्टान जो तिरछी खड़ी पहाड़ी के ऊपर से होकर जाती थी, जहाँ एक बड़ी सपाट उभरी हुई चट्टान थी, जहाँ यह चट्टान दूसरी चट्टान से मिलती थी, वहीं एक छोटी झाड़ी ने अपनी जड़ें जमा ली थीं, और उस पर चढ़कर बाघिन ने उसकी शाखाएं उखाड़नी शुरू कर दीं। सावधानी बरतते हुए मैंने तहसीलदार को आवाज़ लगाई कि वे अपनी बंदूक लेकर आए। एक लंबा जवाब चिल्लाकर दिया गया, जिसका एकमात्र शब्द मैंने ये सुना था, पैर। अपनी राइफ़ल रखकर मैं दौड़कर पहाड़ी पर गया, तहसीलदार के हाथों से बंदूक छीनी और वापस भागा। जैसे ही मैं नदी के पास पहुंचा, बाघिन झाड़ी से निकलकर मेरे पास उभरी हुई चट्टान पर आ गई। जब मैं उसके 20 फीट के भीतर था तो मैंने बंदूक उठाई और पाया कि बैरल और ब्रीच ब्लॉक के बीच लगभग 3/8 इंच का अंतर था। जब दोनों बैरल फायर किए गए थे तब बंदूक नहीं फटी थी, और मैंने सोचा शायद अब भी नहीं फटेगी, लेकिन पीछे से वार करने पर मेरे अंधे हो जाने का खतरा था। हालांकि जोखिम उठाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, और बाघिन के खुले हुए मुंह पर एक सफ़ेद बड़े से गोले को देखते हुए मैंने गोली चलाई। शायद मैं लड़खड़ा गया, या शायद बंदूक गोली को 20 फीट तक दूर फेंकने में सक्षम नहीं थी। वैसे भी गोली बाघिन के मुंह से चूक गई और उसके दाहिने पंजे पर लगी, और सौभाग्य से पैर पर लगी गोली उसे आगे की ओर झुकाने के लिए पर्याप्त थी। वह चट्टान के किनारे अपना सिर बाहर निकालकर बैठ गई। जिस क्षण से बाघिन घाटी से बाहर निकलने के प्रयास में छिपकर भागी थी, मैं बाघिन को भूल गया था, जब तक कि अचानक मुझे उसके अस्तित्व की याद नहीं आ गई। और जब पहाड़ी से दूर से एक चिल्लाहट सुनाई दी कि वह चट्टान पर है, इसे नीचे खींचो और चलो इसे टुकड़े टुकड़े कर दें। जब मैंने इसे टुकड़े टुकड़े कर दो ये सुना तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, और फिर भी मैंने सही सुना था, क्योंकि अब दूसरे लोगों ने भी बाघिन को देख लिया था, और पहाड़ी के चारों ओर से चिल्लाने की आवाज़ अब लगातार आ रही थी। जिस चट्टान से उस घायल जानवर ने उभरी हुई दूसरी चट्टान को छुआ था, वह सौभाग्य से बीटर्स के विपरीत दिशा में थी, और इतनी चौड़ी थी कि मैं उस पर बगल में चल भी सकता था। और जैसे ही मैं चट्टान पर पहुंचा और बाघिन के ऊपर से कदम रखा, और पूरी उम्मीद से ये आशा करते हुए कि वह मर चुकी होगी, क्योंकि उस समय वह अंतिम सांसें ले रही थी, और क्योंकि मेरे पास उसे पत्थरों से मारने का सामान्य परीक्षण करने का भी समय नहीं था,
लोग जंगल से निकले और खुले में भागते हुए आए और बंदूकें, कुल्हाड़ियाँ, जंग लगी तलवारें और भाले लहराते हुए लोग भागे आ रहे थे। 12 से 14 फुट ऊंची चट्टान पर पहुंचकर उनका आगे बढ़ना रुक गया, क्योंकि नदी के उफान के कारण बाहरी सतह बहुत चिकनी हो गई थी और उस पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। और अपनी भयंकर शत्रु को देखकर भीड़ का क्रोध स्वाभाविक था, क्योंकि उनमें से एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो उसके हाथों पीड़ित ना हुआ हो। एक आदमी जो बिल्कुल पागल जैसा लग रहा था और ऐसा लग रहा था वह पूरी भीड़ का मुखिया है, और वह तलवार लहराते हुए इधर उधर दौड़ते हुए बार बार चिल्ला रहा था, यही वह शैतान है जिसने मेरी पत्नी और मेरे 2 बेटों को मार डाला। जैसा कि भीड़ के साथ होता है, उनकी उत्तेजना उतनी ही अचानक शांत हो गई जितनी अचानक भड़की थी। और जिस आदमी ने अपनी पत्नी और बेटों को खो दिया था, उसे श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने सबसे पहले हथियार डाल दिए थे। और वह चट्टान के पास आया और बोला, साहब, जब हमने अपने शत्रु को देखा तो हम पागल जैसे हो गए थे, लेकिन अब हमारा पागलपन दूर हो गया है और हम आपसे और तहसीलदार साहब से हमें माफ़ करने के लिए कहते हैं। मैंने बची हुई कारतूस निकालकर बंदूक को बागन के ऊपर रख दिया और अपने हाथों से नीचे चट्टान से लटक गया। और जब मैंने देखा कि मैं चट्टान पर कैसे पहुंचा हूं, तो मृत जानवर को बहुत धीरे से फिर लोगों ने नीचे उतारा और एक खुली जगह पर उसे ले जाया गया, जहां सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसे देख सकते थे। जब बागिन चट्टान पर खड़ी होकर मेरी ओर देख रही थी, तो मैंने देखा था कि उसके मुंह में कुछ गड़बड़ है, और अब उसकी जांच करने पर मैंने पाया कि उसके मुंह के दाहिनी ओर के ऊपरी और निचले कैनाइन दांत टूटे हुए थे। ऊपर वाला आधा टूटा हुआ था और निचला वाला नीचे की तरफ से टूटा हुआ था। उसके दांतों में ये स्थायी चोट बंदूक की गोली के घाव का परिणाम था, जो पहले उसे किसी शिकारी ने मारी होगी और उसे अपने प्राकृतिक शिकार को यह चोट करने से रोकती थी, और उसके नरभक्षी बनने का प्रमुख कारण यही चोट थी। और लोगों ने मुझसे वहां बागिन की खाल न उतारने की विनती की तथा कहा कि मैं उन्हें रात होने तक बागिन को उनके पास रखने दूं, ताकि वे उसे अपने गांवों में ले जा सकें। और उन्होंने कहा कि यदि उनकी महिलाएं और बच्चे उसे अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तो वे विश्वास नहीं करेंगे कि उनका भयानक दुश्मन मर चुका है। अब लोगों ने पगड़ी, कमरबंद या और जो भी कपड़े उनके पास उस समय मौजूद थे, उससे बागिन को सुरक्षित तरीके से बांध दिया और लोग उसे गांव के रास्ते की तरफ ले जाने लगे। और जब यह जुलूस पहाड़ी पर चढ़ गया तो ऐसा लग रहा था जैसे चींटियों की एक सेना दीवार के सामने से एक बड़े कीड़े का शिकार कर कर ले जा रही है। और लोगों ने 2 मानव श्रृंखला बनाई जो बिल्कुल रस्सी जैसी लग रही थी, और मैं ये सोच रहा था मानव श्रृंखला रूपी यह रस्सी कहीं टूट ना जाए तो बहुत सारे लोग हताहत हो जाएंगे। लेकिन सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ और लोग सफल हुए। और तहसीलदार को ऊपर ले जाया जा रहा था और लोग पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए और विजय गीत गाते हुए पूर्व की ओर चल पड़े, जबकि तहसीलदार और मैं पश्चिम की ओर मुड़ गए और चंपावत की ओर चल पड़े। हमारा रास्ता पहाड़ी के किनारे से होकर जाता था और एक बार फिर मैं कांटों वाली झाड़ियों के बीच खड़ा था, जिनके कांटों के बीच में उस बागिन के अंतिम शिकार यानी कि उस लड़की के लंबे बाल फंसे हुए थे। मैंने आखिरी बार उस सारी जगह को देखा जहां हमने बागिन का शिकार किया था। और पहाड़ी से नीचे उतरते समय हम लोगों को उस अभागी लड़की का सिर मिला था, और घाटी के मुहाने से शांत हवा में सीधे ऊपर उठता हुआ धुआं हमने देखा, और धुएं का एक स्तंभ जैसा दिख रहा था। और ऐसा हम लोगों ने अनुमान लगाया कि जैसे कि उसके रिश्तेदार उस नरभक्षी बागिन के अंतिम शिकार अर्थात उस लड़की का अंतिम संस्कार कर रहे थे, और ठीक उसी स्थान पर जहां उस नरभक्षी को गोली मारी गई थी। आगे सर जिम कॉर्बेट लिखते हैं, रात के खाने के बाद जब मैं तहसील के प्रांगण में खड़ा था, मैंने देखा कि देवदार की मशालों का एक लंबा जुलूस सामने की पहाड़ी ढलान से नीचे की ओर आ रहा था, और कुछ ही देर में लोगों की एक बड़ी भीड़ द्वारा एक पहाड़ी गीत का गायन शांत रात की हवा में गूंजने लगा। और 1 घंटे बाद बागिन को लोगों ने लाकर मेरे पैरों के पास रख दिया। इतने सारे लोगों की भीड़ के कारण जानवर की खाल निकालना मुश्किल था, और काम को कम करने के लिए मैंने सिर और पंजे धड़ से अलग कर दिए, और फिर मैंने बागिन के शव पर पुलिस का पहरा लगवा दिया। और अगले दिन जब ग्रामीण इलाकों के सभी लोग इकट्ठे हो गए तो बागिन के धड़, पैर और पूंछ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बांट दिया गया। मांस और हड्डियों के इन टुकड़ों की ज़रूरत उन लॉकेटों के लिए थी जिन्हें पहाड़ी बच्चे अपने गले में पहनते थे।
और उस समय लोगों की ये मान्यता थी पहाड़ी क्षेत्रों में कि बाघ के शरीर के किसी भी अंग से बने हुए ताबीज से उन्हें साहस मिलता है और जंगली जानवरों से सुरक्षा मिलती है। इसलिए अपने बच्चों के लिए इन ताबीज़ों को बनाने के लिए बाघ के शरीर का अंग लेने के लिए हर व्यक्ति लालायित था। और जब मैं बाघिन की खाल उतार रहा था तब तहसीलदार और उसके कर्मचारी आसपास के गांव के मुखियाओं और अन्य लोगों और चंपावत बाज़ार के व्यापारियों की सहायता से कल के लिए एक बड़ी दावत और नृत्य का कार्यक्रम बनाने में व्यस्त थे, जिसकी अध्यक्षता मुझे करनी थी। और अब क्योंकि 4 साल से बाघिन ने उन सभी रास्तों को जो कि गाँव को जोड़ते थे बंद कर दिया था, उन पर खौफ फैला हुआ था, और जबकि वह खौफ हट गया था तो लोगों की भीड़ खुशी के नारे लगाते हुए चली गई। और फिर मैंने आखिरी बार वहाँ सिगरेट पी। तहसीलदार से बात करने के बाद और मैंने उनसे कहा कि मैं अब और नहीं रुक सकता और उन्हें उस उत्सव में मेरी जगह लेनी होगी। मैं और मेरे आदमी अपनी 75 मील की यात्रा पर निकल पड़े, जिसके लिए हमारे पास 2 दिन थे। और सूर्योदय के समय मैंने अपने आदमियों को छोड़ दिया और बाघिन की खाल को अपने घोड़े की काठी पर बांधकर कुछ घंटों के लिए दाबी धुरा में खाल साफ करने के लिए आगे बढ़ गया, जहाँ मैं रात बिताने वाला था। पाली में पहाड़ी पर झोंपड़ी के पास से गुजरते समय मेरे मन में आया कि उस गूंगी महिला को ये जानकर थोड़ी संतुष्टि होगी कि उसकी बहन का बदला ले लिया गया है। इसलिए घोड़े को मैंने चरने के लिए छोड़ दिया और ख़ुद आगे बढ़ गया। और मैं पहाड़ी पर चढ़कर झोंपड़ी में गया और दरवाजे के सामने एक पत्थर पर सिर को सहारा देकर खाल को फैला दिया। घर के बच्चे इन सब बातों को देख रहे थे और मुझे उनसे बात करते हुए सुनकर उनकी माँ, जो अंदर खाना बना रही थी, दरवाजे पर आ गई। मैं सदमे के बारे में कोई सिद्धांत नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इन मामलों में मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यह महिला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह 12 महीने से गूंगी थी, और जब हमने 4 दिन पहले उससे किसी भी सवाल का जवाब देने को कहा था तो उसने जवाब नहीं दिया था। और अब झोंपड़ी की सड़क की ओर वह आगे पीछे दौड़ रही थी और अपने पति और गांव के लोगों को जल्दी से आकर देखने के लिए कह रही थी कि देखो साहब क्या लाए हैं। और उसकी अचानक बोलने की शक्ति की यह वापसी बच्चों को बहुत हैरान कर रही थी, जो अपनी माँ के चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। और मैं गांव में आराम कर रहा था जबकि मेरे लिए चाय बनाई जा रही थी, और मैंने आसपास के लोगों को बताया कि कैसे हम लोगों ने उस नरबक्षी को मारा। और 1 घंटे बाद मैंने अपनी यात्रा जारी रखी और आधे मील दूर तक मुझे पाली के लोगों की आवाज़ आती रही। अगली सुबह एक तेंदुए के साथ मेरी बहुत ज़बरदस्त रोमांचक मुठभेड़ हुई, जिसका जिक्र मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे दाबी धुरा से मेरी यात्रा में विलम्ब हुआ। और घोड़े पर सवार होकर मैंने सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच नैनीताल तक 45 मील की दूरी तय की। कुछ महीने बाद नैनीताल में आयोजित एक दरबार में यूनाइटेड प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन हैवेट ने चंपावत के तहसीलदार को एक बंदूक भेंट की और उस आदमी को एक शिकार चाकू भेंट किया जो मेरे साथ था जब मैं लड़की की तलाश कर रहा था। और दोनों हथियारों पर उचित नक्काशी की गई थी और उन्हें संबंधित परिवारों में विरासत के रूप में सौंप दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से चंपावत की उस नरबक्षी बाघिन का अंत हुआ। और ये कहानी मैंने सर जिम कॉर्बेट के शब्दों में सुनाई, जिन्होंने मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं में लिखा है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की कहानियाँ आपको आगे मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।